नमस्कार। खास मुलाकात में हम आज हैं नारायणपुर में, और नारायणपुर में भी हम हैं रामकृष्ण जो है आश्रम में। दरअसल अगर जब भी हम बात करते हैं नारायणपुर की, या हम पूरे बस्तर की, या हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रामकृष्ण आश्रम या उनके कामकाज की जरूर बातचीत होती है। क्या वजह है कि कई बार ऐसा सोचते हैं हम कि जो नए राज्य के अधिकारी होते हैं, जब उनको कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक बार जरूर उनको रामकृष्ण आश्रम जो है यहाँ भेजा जाता है। तो मेरे दिमाग में कई बार ये सवाल आता था कि ये अधिकारियों को यहाँ क्यों भेजा जाता है, ये रामकृष्ण आश्रम ऐसा क्या करता है। तो जब इनकी गतिविधियों के बारे में हम लगातार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है कि अभी तक हमको लगता है कि जो साधु संत हैं, वो साधु संतों की हमारे एक बड़ी परंपरा रही है। पर अभी इधर के दिनों में जो साधु संत दिखते हैं वो एक अलग तरह के दिखते हैं। पर जब हम रामकृष्ण आश्रम में आते हैं तो हमको लगता है कि एक साधु समाज को किस तरह गढ़ता है। एक साधु, बहुत सारे साधु मिलके समाज में शिक्षा का, स्वास्थ्य का एक बेहतर वातावरण कैसे निर्मित करते हैं। और उन क्षेत्रों में जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जिसका नाम अबुझमाड़ है, जिसके बारे में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांति है, वहाँ के बच्चे, जो आदिवासी बच्चे हैं, जिनके पूर्वजों ने तक शिक्षा को नहीं देखा, स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा, वो कभी दूषित पानी पी के उनके परिवार के लोग मर जाते हैं, कभी भूख से मरते थे। उन सब की जिम्मेदारी उठाना और उनके बीच में शिक्षा की एक नई चेतना जागृत करना, यहाँ तक तो ठीक था। इससे आगे बढ़ के कोई संस्थान उन बच्चों की प्रतिभा को समझे और उनकी प्रतिभा को समझ के खेल के माध्यम से उनको न केवल प्रदेश, देश, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए, और वो काम बहुत सिस्टमेटिक हो। तो ये जो रामकृष्ण आश्रम है, उसके स्वामी जी, हम उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं आश्रम में, और हम उनसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। तो स्वामी व्याप्तानंद जी जो हैं वो, और कृष्णा अमृतानंद जी जो हैं वो, दो स्वामी जी हमारे साथ हैं। मुख्य स्वामी जी से हम बात करेंगे। स्वामी जी, मैं एशियन न्यूज की ओर से प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है रामकृष्ण मिशन की, और जिस तरह आप आके ये सेवा का काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको ठीक है कि गुरुजी से मिली होगी, पर यहाँ आकर ये काम करना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा हमको आश्रम के बारे में बताइए। वस्तुतः 1984 हमारे इंदिरा गांधी जी उस समय फरवरी महीने में बेलूर मठ में आए थे। उसके पहले भी उन्होंने हमारे स्वामी आत्मानंद जी को मैसेज भेजे थे, जो कि मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए आपको एक आश्रम वहाँ करना है। तो स्वामी आत्मानंद जी ने बोले कि ये मेरे बस के नहीं है, आपको हमारे हेड ऑफिस में बोलना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी जी 1984 में फरवरी महीना में बेलूर मठ आए थे। उस समय उन्होंने हमारे बड़े स्वामी जी लोग से, प्रेसिडेंट महाराज अभयानंद, स्वामी अभयानंद जी, जिनको उन्होंने मामा कहा करती थी, तो उनसे ये प्रपोजल दिए कि मध्य भारत में एक रामकृष्ण मिशन का यूनिट होना अत्यंत जरूरी है। तो उनके कहने पर, और उस समय मध्य प्रदेश के जो ये थे चीफ मिनिस्टर थे, वो अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह जी प्रेरित करते हैं जो यहाँ खोले। तो आत्मानंद जी को हमारे हेडक्वार्टर्स दायित्व देते हैं जो इसको कुछ करो। तो उसके बाद रामकृष्ण मिशन यहाँ आता है। उनको पहले 40 एकड़ भूमि दिया जाता है और ये प्रपोजल बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आत्मानंद जी छोटा एक प्रपोजल किए थे, तो उसको ये हमारे भोपाल में जो IAS ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी सचिव लेवल पर, वो लोग बोले कि स्वामी जी इतने छोटा प्रपोजल में कि प्रस्ताव में क्या होगा, आप बढ़ा करके, अच्छा ठीक है हम बना देते हैं। तो वो लोग एक प्रपोजल करके हमें दिए। तो पहला क्या क्या ज़रूरत था, जहाँ पढ़ाई नहीं, पहला तो प्राथमिकता हमने दिया कि एजुकेशन के ऊपर। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सब समस्या का समाधान का जो मूल मंत्र है वो है शिक्षा।
शिक्षा छोड़ के और कुछ नहीं होता है। बार बार वो कहा करते शिक्षा शिक्षा शिक्षा, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, शिक्षा छोड़ के और कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए हम शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं। और साथ ही साथ उस समय हमने देखा कि स्वास्थ्य भी देखना होगा, और लोग को खाना नहीं मिलता है उसको भी देखना होगा। चिरौंजी उस समय बिकता था, एक कटोरे चिरौंजी के बदले में एक कटोरे नमक देके उसको लूटा जाता था। ये सारे चीज़ को बदलने के लिए रामकृष्ण मिशन काम शुरू किया, और वो जो गरीब लोग लाते थे उनसे हम खरीद के हम सरकार को उचित मूल्य पर देते थे, ताकि गरीब लोग को उचित मूल्य मिल जाए। दूसरे है, हमने उचित मूल्य दुकान खोले गरीबों के लिए, और राशन दुकान खोले, और स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमने खोले। ये सारे स्कूल हम शुरू किए, भीतर में भी स्कूल शुरू किए। धीरे धीरे ये बढ़ते गया, और इसी प्रकार से ये नारायणपुर में हमने आके बैठे, और अभी भी हमारे करीब 38 साल हमने कंप्लीट कर लिया जो हम यहाँ काम कर रहे हैं। जी, यहाँ जब आप आए तो आपका ये अनुभव जो है 38 सालों का क्या कहता है? जो अबुझमाड़ियाँ हैं, या जिनके बारे में कहते हैं कि जो जिसको लोग नहीं जानते या जहाँ लोग नहीं पहुँचते, वहाँ आपने प्रतिभा को तलाशा। तो वो क्या प्रोसेस थी कि लोगों को आप कैसे लाए आश्रम तक? वो लोग जो कभी स्कूल नहीं गए थे, जिनके माता पिता ने स्कूल नहीं देखा, उनके बच्चे यहाँ आके अब आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, खेल में बहुत आगे जा रहे हैं, वो क्या प्रोसेस थी? देखिए, यहाँ पढ़ाई का कोई धारणा यहाँ के लोगों में नहीं था, धारणा नहीं थी। इसी कारण से हमको पहले कन्विंस कराना, सबको समझाना बहुत कठिन हुआ। इससे भी घटना हुई है जो कि माँ बच्चे को लेके जंगल में छिप रहे हैं, और सन्यासी लोग उसको ढूंढ के ज़बरदस्ती ला रहे हैं, माँ एक की ओर खींच रहे हैं और साधु लोग एक की ओर खींच रहे हैं। ऐसे भी अवस्था हुई। तो लेकिन आज इसका दूसरे परिणाम देखने को मिलता है। आज बच्चे को ज़बरदस्ती यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, अगर हमारे जगह नहीं है, नहीं ले पाएंगे बोलने से रात को छोड़ के चले जाते हैं। इससे भी घटना है। तो इसमें देखा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का क्या काम किए वो दूर की बात, लेकिन पढ़ाना है बच्चों को, ये जागरूकता ला दी। तो रामकृष्ण मिशन का ये जो अवदान मेन मैं कहूँगा कि बच्चों के भीतर केवल नहीं, अभिभावक के, माता पिता, पालकों के भीतर ये जागरूकता ला दिए कि बच्चे को पढ़ाना है। जी, रामकृष्ण मिशन की जब हम बात करते हैं तो फुटबॉल में इसने एक नया मुकाम हासिल किया है, और यहाँ नारायणपुर के नाम को लोग बहुत देश दुनिया में जान रहे हैं। तो ये फुटबॉल के प्रति ये जो अनुराग था, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट जो है वो बहुत मशहूर खेल है जिसमें ग्लैमर की दुनिया है, पर आपने बच्चों को फुटबॉल से ज़्यादा जोड़ा, इसकी क्या वजह थी? एक वजह है कि हमको बच्चे को तो खेल में देना ही है, और क्रिकेट को इसीलिए हमने बढ़ावा नहीं देते हैं। क्रिकेट में बहुत कम बच्चे बड़ा एरिया लेके ऑक्यूपाई करके रहते हैं, और अधिकतर बच्चे इनएक्टिव रहते हैं। 2-4 बच्चे एक्टिव, जो बॉलिंग करते हैं, 2 बैटिंग करते हैं, ये छोड़ के फील्डिंग में खड़ा ही रहता है। तो उनका जो एक्सरसाइज वो नहीं होता है। वैरस ये फुटबॉल में आधा घंटा में एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। इसलिए हमने फुटबॉल को बढ़ावा दिया, क्रिकेट को हमने बढ़ावा नहीं देते हैं। और दूसरी कारण है, हमने देखा कि ये क्षेत्र के जो बालक या बालिकाएं हैं, उनके भीतर ये पोटेंशियलिटी है कि ये अच्छा फुटबॉलर बन सकते हैं। इनके भीतर जो एंड्योरेंस, स्टैमिना जिसको कहते हैं, वो काफ़ी सहजात है। वो पहाड़ में रहते हैं, ये लोग चलते फिरते रहते हैं, इसलिए इनके भीतर एंड्योरेंस या जो स्टैमिना काफ़ी है। इनको अगर थोड़ा बहुत स्किल हम दे दे, खेलने की ये दे दे, तो आगे अच्छा कर सकता है। और दूसरे है, हम ये जानते हैं कि नौकरी सरकार सबको नहीं दे पाएंगे। जब एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा, उसके बाद सरकार क्यों किसी ने नौकरी नहीं दे पाएगा। सरकार तो बोल दिए 62 साल तक रहेंगे। एक व्यक्ति जब नौकरी में 62 साल तक रह जाते हैं, उसके बीच में जो युवा है उनको ये नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है। फलस्वरूप आज इसके भीतर युवा पीढ़ी के भीतर क्षोभ है।
जो कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमको इसके कैसे समानता लाया जाए, कैसे बैलेंस करके हम जाए, इसको हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति नौकरी करते हैं तो बहुत दिन उनको ग्रेच्युटी मिल जाता है, पीएफ मिलता है, बहुत सारे सुविधा मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनको कोई नौकरी नहीं है, कुछ जरिया नहीं जहाँ से वो पेट को शांत करे। तो ये आपने खेल को इस तरह जोड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खेल को हम एक जरिया बनाना चाहा कि जब सैचुरेशन हो जाएगा, कुछ एक एवेन्यू ऐसे हमको बच्चों को दिखाना है जहां वो जाके कुछ पैसा वो रोजगार कर सके। हमने देखा कि खेल एक माध्यम हो सकता है। अभी खेल साधारण खेल नहीं, खेल एक इंडस्ट्री के तौर पर आ गया। तो ये खेल इंडस्ट्री में बहुत सारे केवल खिलवाड़ नहीं, खिलवाड़ के साथ साथ बहुत सारे पोस्ट है जो जिसमें जैसे कोच बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर, ये छोड़ के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम ये बच्चों को तैयार कर सकते हैं। खेल आज एक जगत में, दुनिया में इंडस्ट्री के रूप में आ गया। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे किस किस तरह की प्रतियोगिता, नेशनल, इंटरनेशनल, किस किस तरह के आयोजन हुए और अभी क्या कुछ चल रहा है? अभी तो चल रहा है जूनियर चैंपियन, डॉक्टर बीसी राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है। इसके पहले हमारी इच्छा थी कि स्वामी जी के नाम पर, स्वामी जी फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते थे, जे बच्चे फुटबॉल खेले और फुटबॉल खेलने से उनका शक्ति आएगी तो वो गीता को अच्छा से समझ पाएंगे। इसीलिए पहले गीता पढ़ने के बजाय वो फुटबॉल खेले, स्वामी जी का कहना था। तो स्वामी जी जब ये फुटबॉल को इस प्रकार दृष्टि से देखते थे तो स्वामी जी के नाम पर क्यों ना एक टूर्नामेंट हो। तो हमने AIFF को ये प्रस्ताव रखा था कि हमको अनुमति दिया जाए, हम इसे एक टूर्नामेंट करना चाहते हैं। तो उल्टा AIFF हमको ही प्रपोजल दिए जो कि ये अंडर 20 जो है इसके लिए आप कुछ दे और हम दोनों मिलके इसको करेंगे। तो हमने उसमें राजी हो गए। पूरा 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ये लोग यहाँ आए, यहाँ खेल के गए और जाने आने का खर्चा AIFF दिए और रहने खाने ये सारे व्यवस्था, मैदान का खर्च, सारे खर्चा हमने उठाया। तो इस प्रकार से दोनों के ये में कोऑपरेशन में ये टूर्नामेंट हुआ। अभी आई लीग, हमारे बच्चे आई लीग खेल रहे हैं। आई लीग माने इंडियन नेशनल लीग। तो इंडियन नेशनल लीग हमारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, सीनियर लोग। हमारे इस साल दोनों ऑल फॉर्मेट्स, जो जितना फॉर्मेट फुटबॉल का है सारे में हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ चैंपियन है आज के दिन में। तो इसमें सुब्रत कप खेलने जाएंगे, जो सुब्रत कप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। उसमें कई सालों से हमारे बच्चे खेलने जा रहे हैं, इस बार भी जाएंगे। अंडर 17 और अंडर 15 दोनों टीमें जाएगी, एक जाएगी बंगलोर और एक दिल्ली। ये दोनों टीम तैयार है, खेलने जाएंगे ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए। ये छोड़ के अभी हमारे नेशनल टूर्नामेंट एक है जूनियर, जो जूनियर बॉयज़ के लिए, वो हमने अभी यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। वो लोग और भी प्रपोजल दिया था कि सब जूनियर के लिए, अर्थात अंडर 14 बच्चे लोग जो है उनके लिए भी हम करें। लेकिन हमारे ये भी देखना है कि हमारे बच्चों का एकेडमिक करियर भी हमको देखना है। इसी कारण से बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा क्षति हो सकती है, इसी कारण से हम उसको लेने में नकार दिए हैं, जो हम इसको नहीं ले पाएंगे, हमारे बच्चों का पढ़ाई में क्षति होगी। तो इसीलिए हम पढ़ाई को पहले सामने रखते हैं और साथ साथ ये एक्स्ट्रा करिकुलम और स्पोर्ट्स खास करके उसमें हमारे बच्चे अच्छा म्यूजिक में भी गाना करते हैं, तबला बजाते हैं, बेहला बजाते हैं, माने बेहला मतलब वायोलिन बजाते हैं, पैरेड बहुत अच्छा करते हैं, बैंड में अच्छा है। ये सारी चीज़ें बच्चों के भीतर, हमारे जो अप्रोच है वो अप्रोच कहीं सर्वतोमुखी वो सबको हम ये करते हैं और प्रतिभा को तलाशते हैं और प्रतिभा देखने से उसी रास्ता में हमने। मैंने सुना है कि आपके यहाँ के फुटबॉल ग्राउंड को फीफा से वो रिकमेंडेशन, हाँ, फीफा रिकमेंडेड जो मैदान आर्टिफिशियल टर्फ है उसको हमने लगाया। जो
टर्फ बहुत अच्छा बना। सब लोग के भारत के भिन्न भिन्न जगह से लोग आके देख के गए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स लोग भी आ गए हैं, तो आके देख के कहें कि ये अत्यंत हाई क्वालिटी के मैदान तैयार हुआ है। जी, रामकृष्ण मिशन ने जो है एक जो छवि थी बस्तर की, और ख़ास करके ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अब ये चूंकि टूर्नामेंट हो रहा है, पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो काम बहुत बड़े लेवल पे दूसरे लोगों को करना था, वो लोग जब आके देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यहाँ तो सब कुछ बहुत सामान्य से चल रहा है, तो एक मुझे लगता है कि ये आदान प्रदान से बहुत सारी चीज़ें बदली है। जरूर, ये तो हम सोच के ही किए। देखिए, रायपुर के लोग नारायणपुर आने के लिए कतराते हैं, कहते हैं वो पापा वो तो नक्सल एरिया है, वहाँ कैसे जाके मरने जाएंगे, इसी प्रकार बात करते हैं। हमने भारत को लाके पूरा नारायणपुर में समा दिया। अभी सब लोग को मालूम चल गया कि नारायणपुर जो भयंकरता के लिए हम पहचानते हैं, बस वस्तुतः वो नहीं है। नारायणपुर अति सामान्य है, केवल सामान्य नहीं, यहाँ का लोग और भी सहज सरल है। यहाँ और भी जहाँ शहरों में जो सब घटना हो रही है, घट रही है, वो तो हम देखते हैं पेपर में। नारायणपुर में ऐसे नहीं घटती है। नारायणपुर हम अच्छा है, कहीं यहाँ के लोग शांत है, यहाँ का लोग शांति प्रिय है, यहाँ का लोग ये झगड़ा ये वो में नहीं रहते हैं, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये शहर ये भी नहीं, आपदा विपदा में लोग जाके सहायता भी करते हैं। एक घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई, सारे गांव के लोग वहाँ जुट जाते हैं। और ये में क्या होता है, बाजू के घर में मर गए, शहर में मृत्यु हो गई, लेकिन किसी जी, तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ संवेदना जो है उसका स्तर भी यहाँ हाई है। अभी आप अपनी बातचीत में कह रहे थे कि हम बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता नहीं करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस आश्रम में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है, और हायर एजुकेशन के लिए आश्रम की क्या गतिविधि है, या सरकार से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा आश्रम करता है? देखिए, हमारे यहाँ टोटल 7 स्कूल है, जो 6 स्कूल हम अबूझमाड़ के भीतर है और यहाँ एक है। जो मेन कैंपस नारायणपुर में है, जो जहाँ हम बैठे हैं, ये क्लास 1 से 12th तक है। उसके बाद अबूझमाड़ के 6 सेंटर में से 3 हाई स्कूल है और 3 मिडिल स्कूल है। टोटल हमारे अभी करीब 2800 बच्चे रेसिडेंशियल बच्चे हैं, और जो टीचर्स या एम्प्लॉइज वार्ड है वो अलग है। तो टोटल रेसिडेंशियल बच्चे वो करीब 2800 है। तो यहाँ सारे बच्चे जहाँ मिडिल स्कूल में पास कर जाते हैं, लाके हम हाई स्कूल जहाँ हैं वहाँ बांटते हैं और यहाँ लाते हैं। उसके बाद जब हाई स्कूल पास कर जाते हैं तो 11-12 पढ़ने के लिए नारायणपुर लाया जाता है। तो नारायणपुर में अल्टीमेटली एक बहुत प्रेशर आ जाता है, जिस कारण से नारायणपुर को संभालना पड़ता है। इस साल 171 बच्चे परीक्षा दिए थे, और वो बच्चे परीक्षा देके पास कर गए। अभी कुछ बच्चे को हमने स्कॉलरशिप डोनेशन कलेक्ट करके हम स्कॉलरशिप दे के बाहर पढ़ाते हैं। कलकत्ता में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पढ़ता था, इस साल से वो नहीं कर पाएगा बोल दिया। इसके बाद हम रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव आदि जगह में हम बच्चे को रख के अपने आश्रम से डोनेशन कलेक्ट करके उसको स्कॉलरशिप दे के हम पढ़ाते हैं। स्वामी जी, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे और आश्रम ने ये बात कही थी कि जो बच्चे 12वीं पढ़ते हैं उसके बाद अगर यहाँ महाविद्यालय नहीं होने से, तो यहाँ महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी। और ये कहा गया था कि सही बात कह रहे हैं कि अबूझमाड़ के बच्चे जो थोड़ा कहना चाहिए कि उनमें एक होम सिकनेस होती है, तो वो बहुत बच्चे बाहर नहीं जाते। तो जो आप 12वीं तक अफोर्ड करते हैं, कई बार बच्चे हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। तो वो जो कॉलेज खोलने की बात थी जिसकी घोषणा हुई, उसकी प्रक्रिया क्या हो रही है? वास्तव में हमारे पास कोई फंड नहीं, एक्स्ट्रा फंड नहीं जिसको हम कॉलेज अपने से चला सके। अगर सरकार मदद नहीं करते तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार के पास हमने दरवाज़ा ठकठकाया,
जो आप मदद करेंगे तो आप वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिए और घोषणा भी किए कि यहाँ कॉलेज खोला जाएगा। तो हमने ये भी प्रस्ताव रखा था, अगर इस साल हमको 3 करोड़ रुपया दिया जाता है तो हम इसी साल ही कॉलेज खोल देंगे। हमारे पास जो कोचिंग सेंटर का बिल्डिंग है उसमें हम कॉलेज खोल देंगे। लेकिन किसी कारण से अभी भी नहीं हो पाया। हमने अभी भी निश्चय नहीं है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप कर जा रहे हैं। तो करीब 100 से ऊपर बच्चे और भी 100-125 बच्चे मान लीजिए ड्रॉप कर जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि उसमें बहुत अच्छा लड़का भी था, लड़कियां भी थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अधिक पैसा हम जुटा नहीं पा रहे हैं, जितना कर पाते हैं उतने करते हैं, बाकी 100 बच्चे ड्रॉप कर जाते जी। तो ये थे हमारे साथ रामकृष्ण मिशन के स्वामी व्याप्तानंद जी, और हम उनसे बात कर रहे थे। हम बहुत सारी गतिविधियों के साथ पूरे आश्रम में क्या कुछ होता है ये भी आपके साथ साझा करेंगे, पर स्वामी जी ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं स्वामी जी ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ आते हैं वो तो हम बहुत सारे पिक्चर के माध्यम से अभी चीज़ें ले लेंगे, पर इनकी दिनचर्या या इनमें संस्कार डालने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? या कि एक कोई बच्चा भेजता है तो उसके बच्चे की दिनचर्या क्या रहती है, उसको किस तरह से आप जो है एक अच्छा नागरिक बनाने या अच्छा पढ़ने लिखने के प्रति सचेत करने के लिए क्या कुछ करते हैं? पहला है, देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो मिलिट्री में रहता है रेजिमेंटेशन, वो हम रेजिमेंटेशन बच्चों के ऊपर आरोप नहीं करते हैं। बच्चे स्वाभाविक ढंग से वो बढ़ेंगे, इसीलिए बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जो भी कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम रेजिमेंटेशन के लिए आरोप करेंगे तो हमको हो सकता है बच्चे कहेंगे हम नहीं मानेंगे, ऐसा है। तो इसलिए बच्चे को हमको रेजिमेंटेशन छोड़ के हमको बच्चे को स्वाभाविक रूप से उनको आगे ले जाना जरूरी है। और ये संस्कार के बारे में बोल रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ प्रेयर हॉल है और मंगल आरती होता है। हर एक बच्चे 4:45 में रोज़ उठते हैं। 5 बजे ये लोग हाथ मुँह धो के 5 से 5:15 तक पहुंच जाते हैं, और 5:15 बजे हमारे हॉस्टल में और मंदिर में मंगल आरती होती है, तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आके मिलते हैं, और भगवान का नाम लेके ही दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद बच्चे थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद खेलने जाते हैं, खेल के आके अपना साफ सफाई जो 20 मिनट का एक ड्यूटी दिया हुआ है वो ड्यूटी निभाते हैं। उसके बाद लंच नाश्ता करते हैं, करके नहा के स्कूल चले जाते हैं। 8:05 में हमारे स्कूल असेंबली शुरू होती है, तो उसके बाद 12:30 तक क्लास रहता है, 12:30 क्लास छुट्टी हो जाता है। उसके बाद 1 घंटा उनको रिसेस दिया जाता है ताकि दोपहर का लंच वो लेके आके बड़े बच्चे चले जाते हैं, और थोड़े देर करके आधा घंटा देर से हमारे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। ये 4 बजे तक रहता है। 4 बजे फिर बच्चे खेलने जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाई के लिए उनको प्रेयर रहता है, प्रेयर करके पढ़ाई में बैठते हैं। बड़े बच्चे लोग 10:30 तक अलाउ है, 10:30 तक आप पढ़ सकते हैं, और छोटे बच्चों को हम 9 बजे सुला देते हैं। 9 बजे का और जागना नहीं, छोटे बच्चों को सुला देते हैं। छोटे बच्चे मतलब प्राइमरी के बच्चे लोग। तो इस प्रकार से बच्चों को, और कोई भी बड़े जो मानव है, माने महामानव जो कहें, महापुरुष जिसको कहेंगे, उनके जीवनी हम पढ़ाते हैं, गीता से उनको समझाते हैं, उपनिषद से समझाते हैं, और जो ये महापुरुषों की जीवन, भगवान की कथा, ये सब हम सुनाते हैं कि ये हमारे विरासत है, और इस विरासत को लेके हमें आगे बढ़ना है, चलना है, इसमें संस्कार बनता है। और कोई भी व्यक्ति खराब कुछ करके वो जीवन में बड़ा नहीं हो पाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चालाकी के द्वारा कोई महत् कर्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए चालाकी छोड़ना है, मिथ्या छोड़ना है, सत्य को अपनाना है, ये सारे चीज़ हम बच्चों को बताते हैं, और बच्चे उसमें ये होता है। देखिए ये भी है कि आप प्रश्न करेंगे कि सारे बच्चे की ऐसे होता है, नहीं,
वो तो कुछ ये तो रहेगा ही, कुछ बच्चे परसेंटेज ये जो बदमाशी करते हैं ये करते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। अगर 90% बच्चे अच्छा संस्कारित हो जाते हैं तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी सफलता। 90% बच्चे जो है संस्कारित हो गए। तो 10% मैंने 2800 बच्चे में 10% हो गए तो 280 बच्चे, इतना नहीं होता है। हमारे बच्चे बदमाशी नहीं करते हैं। आप देखेंगे, आप थोड़ा आके देखेंगे, बच्चे हमारे बहुत डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। हम ज़बरदस्ती लाठी लेके अनुशासन में नहीं लाते हैं, वह खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वो अपने को अपने नियंत्रित करते हैं और ये चलते हैं, ये है। चलिए, बिल्कुल। तो एक खास उद्देश्य को लेकर रामकृष्ण मिशन आश्रम लगातार अपने कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, खास मुलाकात में शरीक होने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज हम और हमारी ये पूरी टीम पहुंची हुई थी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में, जहां पर हमने स्वामी व्याप्तानंद जी से विस्तृत रूप से चर्चा की है कि किस प्रकार से आश्रम में बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और हमने इस बातचीत के दौरान, इस चर्चा के दौरान ये भी जाना कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जाता है, साथ ही साथ में उनकी बौद्धिक शिक्षा की बात हो या आध्यात्मिक शिक्षा की बात हो, सर्वांगीण विकास किस प्रकार से बच्चों को, यहाँ अध्ययनरत बच्चों का किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर मुख्य फोकस किया जा रहा है और पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना के कैसे ये आश्रम लगातार काम कर रही है और अपने कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसकी एक बानगी रामकृष्ण मिशन आश्रम में यहाँ पर देखने को मिली है। इसी के साथ आज खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।